देखिए, तो मैं इसको काम करता हूँ, साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जो हमारा पहले था उसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी चलिए इसको गो लाइव करते हैं। गो लाइव करने के बाद ये आपका एम्प्टी है कोड। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमें पहले जो टैग यूज करना पड़ता है वो है टेबल टैग। ये टैग सारे टैग्स को मतलब घेर के रखेगा। ये टैग है हमारा पेरेंट टैग। इसके वजह से हम लोग देख के समझ पाते हैं कि इस टैग के अंदर जो डेटा है ये एक टेबल के फॉर्मेट में आएगा। तो टेबल टैग क्या, कौन सा वाला टैग है? टेबल टैग एक सेमांटिक टैग है, क्योंकि टेबल नाम से ही हम बता पा रहे हैं कि ये कौन सा वाला टैग है, इसका काम क्या होता है। तो इसको हम लोग इसीलिए सेमांटिक एचटीएमएल टैग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल। टेबल लिखने के बाद इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिखा मैंने, सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे वो टाइप्ड लेटर्स आपको देखने को मिलेगा, बट ये कहीं से एक टेबल के आकार में नहीं आ रहा। जो टेबल हमें ऐसा दिखेगा वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस टेबल को अगर हमें आकार देना है या फिर इसको अगर हमें फॉर्मेट करना है तो हमें कुछ और टैग्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोग को टेबल अगर फॉर्मेट करना है तो हमें पहले रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। सबको यहाँ पे रो और कॉलम पता है कौन सा होता है? सर थोड़ा अर्जेंट काम है, क्लास लीव करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सोम जी, नेक्स्ट डे देख लेना। ठीक है, किसको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट पता है? एक बार मुझे चैट में बताइए। रो और कॉलम, ठीक है, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? सिमरन जी को पता है? ओके, आप लोग हैंड रेस कर भी बता सकते हो या फिर चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग धड़ाधड़ लिखो उधर। ठीक है, किसको रो के बारे में पता है, किसको कॉलम के बारे में पता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। लिखिए लिखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। मैं अकेला ही मेहनत क्यों करूँ, आप लोग भी करो थोड़ा। यस सर, आई नो बोथ कॉन्सेप्ट। ओके, वेरी गुड मनीष जी। हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम, यस। ठीक है, सिमरन जी ने लिख दिया। तो याद रखिए, हमेशा जो हॉरिजॉन्टल होता है मतलब लेफ्ट से राइट में जो डेटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक रो। तो हमने इसको इलस्ट्रेशन से देखा था, मतलब इसको हमने थोड़ा बहुत ड्रॉ करके हमने देखा था किसको रो बोलते हैं किसको कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल है। ठीक है, ये एक सिंपल टेबल का एग्जाम्पल है। इस टेबल के एग्जाम्पल में आप लोग नोटिस करो, जो डेटा हमारा ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, मतलब कौन सा वाला डेटा? नेम, ओइंदिल, लॉरेम, जॉन्डो, ये सारे नाम है। तो ये डेटा को हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं? ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ हमारा कॉलम। ठीक है, अगर मैं ऐसे पढ़ूं कि नेम, रोल, ठीक है, नेम के बाद डायरेक्ट में रोल पढ़ रहा हूं तो ओइंदिल 92, लॉरेम 93, जॉन्डो 94। अगर मैं लेफ्ट से राइट में पढ़ रहा हूं तो उस पढ़ने के मेथड से हम समझ पाएंगे कि उसको हम लोग एक रो वाइज पढ़ रहे हैं, मतलब रो लेफ्ट से राइट में ही जाता है, उसको हम लोग इसलिए रो बोलते हैं। और ऊपर से नीचे अगर हम लोग उसको पढ़े तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। आई गेस अभी आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना? जिनको नहीं पता था एक बार वो लोग लिख दीजिए यस सर या फिर कुछ भी लिखो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। लेफ्ट से राइट में अगर पढ़ेंगे उसको तो हम लोग उसको बोलेंगे रो, ऑब्वियसली। तो इस कॉलम के कॉन्सेप्ट को अभी इग्नोर कर दीजिए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग डेटा एचटीएमएल में नहीं बनाते। हम लोग हमेशा एचटीएमएल के अंदर रो वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपको कोई रो, अगर आपको कोई डेटा यहाँ पे फिलअप करना है तो आपको हमेशा रो वाइज ही फिलअप करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट से राइट में ही डेटा आपका फिलअप होगा। कभी आप ऐसे नहीं बना सकते कि मैं पहले सारे कॉलम्स बना लेता हूँ उसके बाद का कॉलम बना लेता हूँ, मतलब ऐसे पहले इस नेम वाले कॉलम को बनाऊंगा उसके बाद सारे रोल के कॉलम बनाऊंगा। ऐसा आपका HTML में नहीं होता। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको कोई कॉलम भी बनाना है तो आपको रो वाइज ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए HTML में हमेशा टेबल जो होता है वो हमेशा रो वाइज ही सपोर्टेड है। तो रो वाइज ही आपको सारे डेटा फिलअप करने पड़ेंगे। इसकी वजह से ही टेबल टैग अभी उतना ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि टेबल टैग में डेटा फिलअप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये काम हमेशा हमारा जावास्क्रिप्ट कर देगा कि आपको अगर रो वाइज भी डेटा फिलअप करना है, सॉरी कॉलम वाइज भी अगर आपको कोई डेटा फिलअप करना है तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा जावास्क्रिप्ट हमारा। ठीक है, उसके अंदर कुछ लॉजिक्स हमें लिखने पड़ेंगे, बट HTML के अंदर हम लोग नेटिवली कोई कॉलम वाइज डेटा फिलअप नहीं करते। तो इसकी वजह से टेबल टैग हम लोग उतना ज्यादा यूज अभी नहीं करते। ठीक है, ये पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, सारे डिजाइनिंग में ही टेबल यूज किया जाता था। ठीक है, अभी जस्ट टेबल को हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए ही देखेंगे। क्लियर है? एक बार मुझे हैंडल्स करके बताइए क्यों टेबल हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? एक बार मुझे हैंडल्स करके बताइए जस्ट लास्ट टाइम। ठीक है, जिनको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? ठीक है, चैट बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस टेबल टैग के अंदर एक टेबल का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, मतलब कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए ये जो पार्ट है हमारा ये डिजाइन करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम लोग अगर पहले
टेबल अगर बनाना पड़ेगा तो हमें पहले कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जैसे बोला HTML में हमेशा कॉलम वाइज ही डेटा फ्लो होता है, सॉरी रो वाइज ही डेटा फ्लो होता है, मतलब लेफ्ट से लेके राइट में आपका डेटा हमेशा फ्लो होगा रो वाइज, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉलम वाला एरो जो है हमारा, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कौन सा वाला रो बनाएंगे, पहले हम लोग बनाएंगे इस रो को, इस रो सॉरी, तो पहले हम लोग बनाएंगे ये वाले रो को, ठीक है। ये जो नेम और रोल हमारा जो रो है, इसको हम लोग बनाएंगे पहले। तो इस वाले ये वाले रो को हम लोग क्या बोलते हैं, किसको पता है? ये नेम और रोल, इस सेक्शन को एक टेबल के अंदर क्या बोला जाता है, किसको पता है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए तो। जो लोग जानते हैं ऑलरेडी वो भी लिखो, जो जिनको नहीं पता उनका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। पूरा लिखना, TH लिखोगे तो मैं नहीं मानूंगा, पूरा लिखना है कि इसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल के ऊपर हमारा जो डेटा रहता है, मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। जैसे यहाँ पे नेम, नेम मतलब इसके नीचे सारे नाम होंगे, रोल का मतलब इसके नीचे सारे रोल्स होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार मुझे चैट में बताइए तो। जिन्होंने लिख दिया TR ऑब्वियसली टेबल रो ही है वो, बट हम लोग उसको एक्स्ट्रा एक स्टेप देते हैं, वो है हमारा टेबल हेडर, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं टेबल हेडर। हेडर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेडर ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब किस टाइप का डेटा मैं उस टेबल में शो कर रहा हूं। जैसे आप लोग सिंपल देखो, यहाँ पे नेम लिखा है, मतलब ये एक टेबल का हेडर है। ये हेडर हमें क्या बता रहा है, इसके नीचे जो डेटा है ये सारे नाम के डेटा है, ठीक है। इसके नीचे सारे नाम रहेंगे, इसके नीचे आपका एड्रेस नहीं रहेगा। जैसे हम लोग एक्सेल शीट में काम करते हैं, ठीक वैसे। तो हमको पहले इस हेडर को बनाना पड़ेगा, कहाँ गया ये हेडर, हम लोग पहले बनाएंगे। तो पहले हम लोग अगर हेडर बनाना चाहते हैं तो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ एक और, ठीक है, माइंड मत करना, क्वेश्चन पूछता रहूंगा। एक और क्वेश्चन वो है मेरा कि ये जो हेडर है ये रो है कि कॉलम है, एक बार मुझे ये भी बताओ। ये जो हेडर की बात मैं कर रहा हूँ, नेम और रोल, ये क्या रो है ना या फिर कॉलम है, क्या है? रो है तो रो लिखो, कॉलम है तो कॉलम लिखो, क्या है? देखते हैं कितना समझ में आया आपको, ठीक है। तो जिन्होंने रो लिख दिया, थैंक्स अ लॉट, परफेक्ट। हम लोग इसको रो ही बोलेंगे क्योंकि हमारा डेटा लेफ्ट से राइट में फ्लो हो रहा है, या फिर हम लोग पढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रो बनाएंगे, उसके बाद उसको हेडर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले बनाएंगे एक रो, तो रो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं TR टैग। TR का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है, सिंपल। TR मतलब टेबल रो। अब इस TR टैग को एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद इसके अंदर अभी आपको हेडर्स लिखने पड़ेंगे, हेडर्स जो नेम और रोल की बात मैंने की अभी, वो आपको लिखना है। तो मैं इस TR के अंदर मैं लिखूंगा TH मतलब टेबल हेडर, सिंपल एज दैट। तो टेबल हेडर के अंदर मैं पहले लिखता हूँ नेम, एक और हेडर हमें चाहिए, कौन सा वाला, रोल वाला। तो हम लोग लिखेंगे TH के अंदर हम लोग लिखेंगे रोल। ये हो गया हमारा हेडर या फिर एक हेडर रो, ठीक है। अभी अगर इसको सेव करूं मैं, डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, देखिए यहाँ पे शायद कुछ स्टाइलिंग अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये स्टाइल रहने दीजिए तो समझने में और आसानी होगी, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बट पहले आप लोग ये देखो कि हमने एक रो बनाया, रो बनाने के बाद टेबल हेडर हमने लिखा दो, लिखने के बाद हमारे सामने ये नेम और रोल आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, देखिए ये हमारा नेम और रोल, ये हमारा हो गया हेडर, मतलब ये वाला पार्ट। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमें एक और रो बनाना है ताकि हम लोग इसके नीचे जो डेटा रहेगा वो हम शो कर पाए। तो इसके नीचे कौन सा वाला डेटा है, ओइंदिल 92। तो हम लोग सेम उपाय में एक और रो बनाएंगे TR। इस रो के अंदर अभी हम एक नया टैग यूज करेंगे, ये टैग ही आपके डेटा के लिए यूज होगा हर बार। इस टैग का नाम किसको पता है, एक बार लिखिए। ये जो टैग मैं अभी यूज करने की बात कर रहा हूँ डेटा के लिए, उस टैग का नाम क्या है, चैट बॉक्स में जल्दी लिखिए, किन किन को पता है देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सिमरन जी, बहुत बढ़िया। स्टेबल डेटा या फिर TD टैग। TH मतलब टेबल हेडर, टेबल डेटा मतलब TD टैग। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी जिन्होंने रिप्लाई किया। तो हम लोग क्या करेंगे, TD लिखने के बाद हमें पहले याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन से कॉलम या फिर पहले कौन से हेडर का डेटा हमें लिखना है। तो यहाँ पे पहले कौन सा वाला हेडर है, नेम। तो नेम हेडर के लिए पहले हम लोग नेम लिखेंगे कि रोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले ये बताइए। नेम हमारा हेडर है, तो नेम हेडर के लिए हम कौन सा वाला डेटा लिखेंगे, नेम लिखेंगे कि रोल लिखेंगे? ऑब्वियसली नेम लिखेंगे, ठीक है। नाम के नीचे हम लोग रोल नंबर तो ऑब्वियसली कभी नहीं लिखेंगे, तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टेबल हेडर के नीचे जो हेडर है हमारा नेम, उस हेडर के लिए पहले हम लोग डेटा बनाएंगे। तो हम लोग क्या डेटा लिखेंगे, सपोज मेरा नाम मैं लिखता हूँ ओइंदिल, उसके बाद एक और TD लिखूंगा। इस TD टैग के अंदर हमारा जो रहेगा वो होगा मेरा रोल नंबर, सपोज 92।
ये एक्चुअली में मेरा कॉलेज का रोल नंबर है, ठीक है, सो स्पॉइलर अलर्ट। तो हम लोग ने क्या किया, टेबल हेडर के नीचे जो नेम टेबल हेडर था उसके नीचे मैंने नेम ही प्रोवाइड किया, डेटा जो हमारा रोल था, रोल ही हमने प्रोवाइड किया 92। अभी अगर मैं इसको सेव करूं, मैजिक देखना, मैंने सेव किया, मेरा डेटा ऑटोमेटिकली मैप हो गया इसके नीचे, नेम के नीचे नेम आ गया, रोल के नीचे रोल आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये मैप कर लेगा अगर डेटा आपका यहाँ पे सही है तो। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया है कि मेरे पास दो हेडर है, एक नेम है एक रोल है। अगर मैं हेडर के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जो हेडर है ही नहीं उसके लिए अगर समझिए कि मैं यहाँ पे मेरा एड्रेस ऐड करता हूँ, ठीक है, सपोज आई लिव इन इंडिया, ओके, तो मैं अगर इंडिया लिखूं तो ये डेटा कहाँ जाएगा, सेव करके देखते हैं। ये डेटा देखिए फिर से मैप हो गया ऑटोमेटिकली, ये कहीं इसके साइड में नहीं आया, कहीं इसके बाजू में नहीं आया, ये अलग से एक सेल बना के अलग से साइड हो गया, देखिए, जिसके ऊपर कोई हेडर है ही नहीं। तो इसीलिए आप लोग ऐसे ट्राई करके देखिए कि अगर आप टेबल के अंदर ऐसे डेटा एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो क्या होता है। ये बिहेवियर हर एक टेबल टैग के लिए ही सेम होगा, ठीक है, कि आप लोग अगर हेडर ना भी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई डेटा हो जो हेडर प्रेजेंट है नहीं, उसके लिए भी आपने अगर कोई डेटा लिखा है तो वो भी टेबल का एक सेल लेके अलग से आएगा, ठीक है, वो कहीं क्रैम्प्ड नहीं होगा, वो अलग से एक सेल लेके अलग से जगह बना के आएगा, ठीक है, अभी आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी मैं एक और रो बनाता हूँ, ठीक है, रो के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, टीडी, तो हमें सेकंड डेटा, सपोज ये वाला रो हमें बनाना है लॉरेम 93, तो मैं एक और रो टैग लूंगा और उसके अंदर मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, तो डेटा हमारा क्या है, लॉरेम, एक और टीडी, इसके अंदर सपोज 93 इसका रोल है। तो मैं अगर इसको सेव करूं, सॉरी इसको नहीं, इसको सेव करना है, देखिए ये फिर से एक और नए सेल में आ गया, नए कॉलम में आ गया, ठीक है, सॉरी नए रो में आ गया। तो ऐसे ही सो एंड सो फोर्थ आपको टेबल के रोज देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो रो के हिसाब से ही आप डेटा ऐड करोगे, जैसे जैसे आप रो बनाओगे वैसे वैसे आपका कॉलम बनता जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि कॉलम हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते, हम लोग रो ही बनाते हैं, रो के हिसाब से ही आपका कॉलम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। क्लियर है बात, एक बार देख लेते हैं, समझ आ गया, यस या नो। बहुत इजी है, ठीक है, टेबल टैग अगर एक बार सीख गए तो आपका एचटीएमएल का थोड़ा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चैट में लिखो, मुझे हैंड रेस करके दिक्कत होता है, चैट में लिखिए। ठीक है, ये था हमारा टेबल टैग, थैंक यू दीपक जी, ओके ओके। टेबल टैग यही था हमारा टेबल टैग, इसके मदद से हम लोग सारे टेबल्स बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर। आप लोग शायद अपने जिंदगी में कभी एक और दो बार ही टेबल बनाओगे, ठीक है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया, मैंने यूज तो किया है, मैंने भी सीखने के टाइम मैं भी यूज करता था, बट टेबल आपका रियल लाइफ में उतना ज्यादा यूज नहीं होगा। अगर आपको पूछना है कि सर फिर टेबल टैग कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा, टेबल टैग यूज होते हैं ईमेल के अंदर, ठीक है, ये सुन लीजिए, ये बहुतों को पता नहीं होगा। जो ईमेल आप लोग रिसीव करते हो डेली, सब लोग, सबको जीमेल के बारे में पता है, सब लोग ईमेल यूज करते ही होंगे, बहुत सारे स्पैम्स ईमेल, बहुत सारे कहीं और से ईमेल आपको आता होगा जीमेल के अंदर, ठीक है। तो वो जो ईमेल का फॉर्मेट होता है या फिर ईमेल में जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो ज्यादातर टेबल टैग के हिसाब से ही बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग रो वाइज कॉलम वाइज ऐसे डेटा को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो रहता है एचटीएमएल ही है, उसके अंदर जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए उसको टेबल टैग के हिसाब से बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बस यही था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये गया हमारा टेबल टैग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओके, टेबल टैग हम लोग अगर देख ही लिया है तो यहाँ पे एक छोटा सा सीएसएस है, ठीक है, ये सीएसएस है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सो इसको अभी मत समझो, ये जस्ट एक सीएसएस है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेबल को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। अगर मैं ये सीएसएस का पार्ट रिमूव कर दूं, देखिए सेव करूंगा तो आपका टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, आप लोग अगर टेबल टैग यूज कर रहे हो पहले से, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले से कुछ सीएसएस लिख के रखा था, ये कल के क्लास में मैंने किया था, बट अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ क्या है ये। तो आपको अगर इस टेबल को ब्यूटीफाई करना है या फिर टेबल को टेबल बनाना है, ऐसे अगर बॉर्डर वॉर्डर देके आपको सुंदर बनाना है इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सीएसएस लिखना है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले ये जो हेड टैग आपको दिख रहा है, जो एचटीएमएल के अंदर हेड टैग होता है, जिसको हमने अभी तक छेड़ा नहीं, ठीक है, ये पहले से ऐसा ही है, ऐसा ही रहता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्टाइल। क्या लिखना है, स्टाइल। ये स्टाइल लिखने के बाद आप एंटर करो, एंटर करने के बाद आपको दिखेगा स्टाइल टैग। ये स्टाइल टैग ही रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो सीएसएस होता है उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टाइल टैग को एक्सपैंड करेंगे बीच में, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपैंड कर दिया स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग में। अब इसके बीच में हमें क्या लिखना है, इसके बीच में हम लोग लिखेंगे सीएसएस। सीएसएस लिखने के लिए पहले मैं जो लिख रहा हूँ वो टाइप करो, इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, सब बाद में पढ़ेंगे, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो टाइप कीजिए। मैं लिखता हूँ टेबल, ठीक है, TABLE टेबल, कॉमा TH, ठीक है, उसके बाद कॉमा TD,
टेबल th कॉमा td, ठीक है। ऐसे कॉमा देके आपको सारे टैग्स के नाम लिखने हैं। ये टैग नहीं होगा, ये जस्ट इसको हम लोग CSS के भाषा में बोलते हैं सिलेक्टर्स, ठीक है। हम लोग टेबल टैग, th टैग और td टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको एक सेकंड ब्रैकेट देना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको एक सेकंड ब्रैकेट प्रोवाइड करना है। इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर आप लोग अभी CSS लिखोगे। जैसे ये जो सेकंड ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग सेकंड ब्रैकेट है, इसके अंदर जाके एंटर कीजिए तो ये भी एक्सपैंड हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक छोटा सा CSS का प्रॉपर्टी लिखना है। क्या लिखना है? हम लोग लिखेंगे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर लिखने के बाद VS कोड आपको ऐसे सजेशंस, बहुत सारे सजेशंस प्रोवाइड करेगा। तो आपको जहां पे सिर्फ बॉर्डर दिखे उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कोड कुछ ऐसा दिखेगा। बॉर्डर लिखने के बाद एक सेमीकोलन आएगा, उसके बाद एक छोटा सा स्पेस होगा, उसके बाद एक कोलन, सॉरी इसको सेमीकोलन बोलते हैं आई गेस, या ये है सेमीकोलन, ये है हमारा कोलन। तो बॉर्डर लिख के आप लोग अगर एंटर करते हो तो आपके बॉर्डर के बाजू में एक कोलन आता है, उसके बाद आपका एक स्पेस आता है ये वाला, और उसके बाद एक सेमीकोलन आता है। तो इसके अंदर ये जो कोलन और सेमीकोलन के बीच में जो स्पेस है, इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 1px। 1px क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले लिखिए 1px, उसके बाद स्पेस, फिर लिखो सॉलिड। 1px स्पेस सॉलिड। अगर इसको आप लोग सेव करोगे तो आपका टेबल कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये कुछ एक से पुराने एक्सेल शीट या फिर कैलेंडर जैसा दिख रहा है कि हर एक बॉर्डर के बीच में देखिए कितना सारा गैप है। आप लोग अगर देख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, देखो कितना सारा गैप है इसके बीच में। तो इस गैप को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है, क्या है पता है? किसको पता है? देखते हैं। मैंने कल बताया था, कल वाले क्लास में जो लोग थे उनको पता होगा। तो बॉर्डर को हम लोग अगर एक से एक दूसरे को अगर बॉर्डर को मिला देना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखते हैं। ओके, दीपक जी ने बहुत अच्छा सीखा है, थैंक यू दीपक जी, यू मेड मी प्राउड। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स हम लोग यूज करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं? बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर डैश कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक ये आपका फिर से कर देगा, मतलब क्या है, ऑटो कंप्लीट कर देगा। इसके अंदर आपको एक वैल्यू लिखना है जो है कोलैप्स, ये वाला बॉर्डर कोलैप्स। कोलैप्स जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको क्या करता हूँ, पूरे स्टाइल टैग को मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग जिसको ट्राई करना है आप लोग कर लेना, ठीक है। ये स्टाइल टैग यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके खुद के HTML टैग के अंदर जो हेड टैग दिख रहा है आपको उसके अंदर जाके पेस्ट कर दो, बस आपका काम हो गया। अगर मैं इस कोड को अभी सेव करूं, देखो ये टेबल मेरा एकदम कंप्लीट है, अभी ये टेबल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस पे भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हो। जैसे ये टेबल के अंदर देखिए थोड़ा बहुत स्पेस है हर एक सेल के अंदर, आप वो भी कर सकते हो। कैसे? आप लोग इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लिखो जिसको बोलते हैं हम लोग पैडिंग। पैडिंग लिखो, क्या लिखे, 10px अगर लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 10px आप लोग अगर लिखोगे तो टेबल थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, हर एक डेटा चारों तरफ थोड़ा बहुत स्पेस ले लेगा। तो ये आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, पैडिंग, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैं कहाँ से ला रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको थोड़ी देर बाद ही पढ़ाऊंगा CSS के अंदर, ठीक है। तब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी चलिए फिर नेक्स्ट टैग पे आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है एक डिफ टैग। सिमरन जी थैंक यू। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, यस, वो भी हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और नए टैग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग CSS पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है हमारा एक डिफ टैग। कौन सा वाला टैग है? एक डिव टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं कि डिव टैग कहाँ कहाँ यूज होता है। डिव टैग हर एक वेबसाइट में आपको मिलेगा, हर एक वेबसाइट के अंदर। आप कोई भी वेबसाइट अपने पसंदीदा वेबसाइट को ओपन करो, जैसे मैंने कल शायद गूगल का एग्जाम्पल दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू टैब में google.com सर्च करता हूँ। इस google.com को आप लोग अगर इंस्पेक्ट करते हो, ठीक है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गिनना है कि कितने सारे डिव टैग्स हैं। आपको यहाँ पे गिन के आप खत्म नहीं कर पाओगे, गूगल ने इतने सारे डिव टैग्स इसके अंदर यूज करके ऑलरेडी रखे हैं। आप अगर देख रहे हो कि यहाँ पे एक डिव टैग है, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, एक सेकंड, देखो। आप लोग बोल रहे होगे सर यहाँ पे एक डिव टैग, यहाँ पे डिव टैग, ये ऐसे बहुत सारे डिव टैग्स आपको दिख रहे होंगे। आप कोई भी डिव टैग को ऐसे एक्सपैंड करो, एक्सपैंड मतलब इसको ओपन कर दो। इस डिव टैग के अंदर एक और डिव टैग है, इस डिव टैग के अंदर एक और डिव टैग है, इस डिव टैग के अंदर और ढेर सारे डिव टैग्स हैं, ठीक है। तो डिव टैग इतना ही इंपॉर्टेंट है, गूगल खुद के वेबसाइट पे इतने सारे डिव टैग्स यूज कर चुका है, तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं, डिव टैग का कोई यूज, मतलब ऐसा एज सच कोई यूज नहीं है। डिव टैग का कोई अलग से पावर नहीं होता। डिव टैग जस्ट एक प्लेन टैग होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम लोग
अपने वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। तो डिव का मतलब होता है डिवीजन या फिर डिवाइड करना। तो हमारा जो ये वेबसाइट आपको दिख रहा है गूगल, ठीक है, ये google.com है। ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, ये वेबसाइट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है हर एक सेक्शन के लिए। जैसे ये जो आपका ऊपर नैप बार दिख रहा है, ठीक है, ये नैप बार सबको दिख रहा होगा। ये नैप बार एक डिफ टैग है, ठीक है। फिर ये गूगल का लोगो, एक और डिफ टैग के अंदर ये सारी चीजें हैं, फिर एक और डिफ टैग के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफ टैग्स हम लोग यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारा कोड जो हो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहे और उसको हम लोग एफिशिएंटली या फिर बहुत अच्छे से उसको स्टाइल कर पाए। इसीलिए हम लोग डिफ टैग्स यूज करते हैं ताकि हमारा कोड हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे डिफ टैग कैसे यूज करना है वो दिखाऊं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, चलिए VS कोड को फिर से ओपन करता हूँ मैं। इसके अंदर टेबल टैग को, जो मैं टेबल टैग लिखा हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक डिफ टैग बनाता हूँ, ठीक है। डिफ टैग बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, लिखना है डिव। डिव लिखने के बाद आपको एंटर करना है, तो आपके सामने ये डिफ टैग आ जाएगा। इस डिफ टैग के अंदर आपको कुछ भी, आप मन चाहे कुछ भी लिखो, जैसे हाय आई एम मोइंदिल गोलदार। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाय आई एम मोइंदिल गोलदार। अभी अगर मैं इसको सेव करूं, आपको स्क्रीन पे आउटपुट ऑब्वियसली दिखेगा। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, लेकिन वो आउटपुट को आप लोग थोड़े अच्छी मतलब थोड़ी सी अच्छी नजर से देखो कि आपको कोई चेंज दिखता है कि नहीं, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा अगर आपको कोई चेंज दिखे तो। मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को पेस्ट किया, मतलब सॉरी सेव किया। अभी आपको सामने एक टेक्स्ट आ रहा होगा, ठीक है, हाय आई एम मोइंदिल गोलदार, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार देख चुका है, देख चुके हैं। तो आपको बोलना है, अच्छे से देखिए इस सेक्शन को। मैं थोड़ा और जूम इन करता हूं। इस सेक्शन को अच्छे से देख के मुझे बताइए कि इसके अंदर कोई चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। 5 सेकंड वेट करते हैं सबके लिए। मैं उल्टी गिनती करता हूँ, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। सबने देख लिया। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई चेंज आपको देखने को मिला, यस और नो, बस आंसर इसी में करना। देखने को मिला कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ, कुछ अलग से, कुछ हटके कुछ देखने को मिला, यस और नो। लिखिए, अपना टाइम लेके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 4 लोगों ने लिखा है नो, ठीक है। क्यों लिखा है नो, बाकियों का एक बार देख लेते हैं। सब लिखिए, थोड़ा बहुत जिनको इंटरैक्टिव लग रहा है क्लास, वो लोग भी लिखिए। तो हम लोगों ने इतने सारे लोग नो क्यों बोल रहे हैं, आपको भी अगर कोई चेंज दिखा है तो बहुत बढ़िया। मैं बताऊं सारे लोग नो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज है ही नहीं। मैंने डिफ टैग के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को अगर मैं बाहर भी लिखता हूँ, एक और इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूं मैं, कॉपी करके इसको बाहर लिखता हूँ, सेव करते हैं। अभी आप लोग देख के मुझे बताओ दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं। है तो यस, नहीं है तो नो, लिखो चैट में। है कोई डिफरेंस? दीपक जी लिख रहे हैं नो बट इट विल टेक एंटायर विथ ऑफ रिपोर्ट, नो। हाँ ऑब्वियसली, वो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हर कोई करता है, वो अलग बात है, ठीक है। कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल चीज है। आपको कोई चीज देखने को, मतलब चेंज देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई चेंज है ही नहीं। तो आप लोग अभी ये बताओ कि हम लोग फिर डिफ टैग यूज क्यों कर रहे हैं? हम लोग डिफ टैग को जस्ट इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सके, बस और कुछ नहीं। अगर सोचिए ऐसे कि मुझे ये जो टेक्स्ट हमारे पास है, इसको मुझे रेड कलर में, इसका बैकग्राउंड हमेशा रेड रहेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं इसके नीचे ये जो टेक्स्ट है, इसको मैं चाहता हूं कि इसका भी एक बैकग्राउंड हो जो कि ब्लू कलर में हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे एक डिफ टैग को यूज करेंगे जिसमें, जिसको हमें एक रेड कलर देना है, सॉरी, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एक डिफ टैग के अंदर ऐसे रैप कर देंगे। इसके अंदर हम लोग CSS लिखेंगे ऑब्वियसली, बट इसको हम लोग एक डिफ टैग के अंदर रख के इसको ही जस्ट एक रेड कलर का बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। और जो नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी एक डिफ टैग में रैप करेंगे ऐसे, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक डिफ टैग के अंदर ऐसे रैप कर देता हूँ। रैप करने का मतलब क्या होता है, जस्ट घेर देना, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टैग है उसको हम लोग ऐसे घेर रहे हैं जस्ट एक और डिफ टैग के साथ। तो अभी आप सिंपल समझो कि ये जो डिफ टैग है, इसको हम लोग रेड कलर में बैकग्राउंड देंगे, और जो नेक्स्ट वाला डिफ टैग है, इसको हम लोग ब्लू कलर में बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। तो एक सिंपल सी चीज समझिए कि हमारा कोड 2 सेक्शन में बट गया, जिसके अंदर एक एक सेक्शन को हम लोग अलग से स्टाइल कर पा रहे हैं।
इसी का सिंपल फॉर्म होता है हमारा डिफ टैग। ठीक है, डिफ टैग की मदद से हम लोग ऐसे ही चीजें बनाते हैं ताकि हमें स्टाइल करने में आसानी हो। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं? तो हमें स्पेसिफिकली अगर किसी सेक्शन को स्टाइल करना है तो हम लोग ऐसे ही एक डिफ टैग के अंदर छोटे से पार्ट को रख के उसको हम लोग अलग से स्टाइल करते हैं, बाकी से दूर। ठीक है, ताकि बाकियों का जो स्टाइल होता है वो हमारे इस टैग को छू ना पाए। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे डिफ टैग के द्वारा हर एक सेक्शन को डिवाइड करके रखते हैं, जस्ट स्टाइलिंग में मदद हो इसीलिए। क्लियर है? थियोरी समझ में आ गई कि नहीं? एक बार यस नो मुझे बता दीजिए। थियोरी समझ में आई, हाँ कि ना? यही बस थियोरी है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकलिटी आप लोग जब सीएसएस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि डिफ टैग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया थियोरी? ओके, जस्ट याद रखना है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने कोड को। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ी देर बाद जब सीएसएस पढ़ोगे तो सीएसएस आपको अच्छे से जब क्लियर हो जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, इस पार्ट को अगर एक और डिफ टैग के अंदर में रखता तो इस छोटे से पार्ट को अलग से मैं स्टाइल कर सकता था। तो उसको आप, वो आपके दिमाग में जब आ जाएगा तब समझ जाना कि आपका स्टाइलिंग में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो वो आपको अडेप्ट करना है टाइम के साथ। डिव नॉट सिमेंटिक टैग है, डिव सिमेंटिक नहीं है, नॉन सिमेंटिक है। ठीक है, क्योंकि डिफ को देख के कोई बता नहीं पाता कि ये क्या टैग है। ठीक है, डिवीजन, क्योंकि डिफ टैग आप बहुत सारे यूज करो कोई बता नहीं पाएगा कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इसलिए इसको नॉन सेमेटिक बोलते हैं। डिव इज ए कंटेनर, यस यू कैन से दैट परवेज जी, एकदम परफेक्ट। डिव इज ए कंटेनर और बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे टैग्स हम लोग रख के स्टाइलिंग करते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू परवेज जी। तो आप लोग चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। ये गया है हमारा डिफ टैग। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सीएसएस। एवरीबॉडी वेलकम टू सीएसएस। सबको मैं स्वागत करता हूँ सीएसएस के अंदर। अभी हम लोग कुछ कलर्स देखेंगे, कुछ अच्छी सी चीजें बनाएंगे, ठीक है, कुछ डिजाइनिंग करेंगे। तो ये है हमारा सीएसएस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज सीएसएस और सीएसएस 3? सीएसएस 3 क्यों लिखा है, कौन बता पाएगा? देखते हैं। व्हाई आई हैव रिटन सीएसएस 3 के कौन बोल पाता है? देखते हैं। व्हाई आई हैव रिटन सीएसएस 3? एनीवन? देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी लेटेस्ट वर्जन है। ओके काशिश जी, बहुत बढ़िया। सीएसएस 3 एडवांस्ड, ओके, नॉट एडवांस्ड, सीएसएस 3 इज द लेटेस्ट वर्जन, दैट्स ऑल। ओके, करंट वर्जन, यस, करंट वर्जन है हमारा सीएसएस 3, मतलब थर्ड जनरेशन ऑफ सीएसएस। सीएसएस शुरू कब हुआ था? सीएसएस 1994 में बनाया गया था, उसके बाद ये अपग्रेड होते होते सीएसएस 3 में आके अभी रुका हुआ है। ठीक है, अर्लियर वर्जन ऑफ सीएसएस, ओके, यू कैन से दैट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सीएसएस किसने बनाया था, क्यों बनाया था, बाकी वो सब चीजें। तो सीएसएस या फिर सीएसएस का पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग का मतलब होता है कि सीएसएस कैसे अप्लाई होता है या फिर सीएसएस कैसे अपने स्टाइल को एचटीएमएल में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करता है, उसको हम लोग एक कैस्केडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये आप जब सीएसएस थोड़ा बहुत सीखोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। बट कैस्केडिंग का मतलब कौन सा वाला सीएसएस सबसे पहले एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है, उसी मॉडल को हम लोग कैस्केडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सीएसएस अप्लाई करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स में से कौन सा वाला मेथड सबसे पहले अप्लाई होगा वही होता है कैस्केडिंग मेथड। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकली ऑब्वियसली देखेंगे। बट सीएसएस का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग क्या है? मेथड है कैसे सीएसएस अप्लाई होता है। स्टाइल शीट्स क्या है? स्टाइल शीट्स जस्ट एक टर्म है बताने के लिए कि सीएसएस हमें क्या प्रोवाइड करता है। सीएसएस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सीएसएस कोई मार्कडाउन लैंग्वेज नहीं है, सीएसएस कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, सीएसएस से हम लोग कोई लॉजिक बिल्ड नहीं करते। ऑल्दो अभी थोड़ा बहुत लॉजिक सीएसएस के अंदर डिजाइनिंग के रिगार्डिंग आ रहे हैं, तो वो अलग बात है। बट सीएसएस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सीएसएस एक लैंग्वेज ही नहीं है, सीएसएस एक स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट का काम क्या होता है? जस्ट स्टाइलिंग करना, क्योंकि नाम में स्टाइल है, जस्ट और कुछ नहीं। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये क्यों यूज करते हैं हम लोग? सिंपल बात है, एचटीएमएल को डिजाइन करने के लिए या फिर एचटीएमएल का जो स्केलेटन होता है, ऐसे इस स्केलेटन के ऊपर कपड़ा, फिर दाढ़ी, फिर स्किन, ये सब चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एचटीएमएल हमारा जो होता है वो एक स्केलेटन होता है जिसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं होता। उसी एचटीएमएल के वेबसाइट को हम लोग स्टाइल करते हैं किसके सहारे? वो है सीएसएस। सीएसएस ही हमें मदद करता है एक एचटीएमएल के वेबसाइट को स्टाइल करने में। ओके, तो इसको इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंट किसने किया था आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो, इनका नाम है हैकन विलियम ली। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग गूगल कर सकते हो, हैकन विलियम ली।
कब बनाया था? 1994 में। अब HTML कब आया था, किसको पता है? HTML कब बना था, किसको पता है? एक बार लिखते हैं, एक बार लिख दीजिए चैट बॉक्स में, किस ईयर में HTML इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड में, या फिर हमारे गोले में? शायद 1981। 1981 बहुत पुराना है, तब कंप्यूटर भी उतना एडवांस नहीं था। देखते हैं, मेरे को भी याद नहीं, मैं याद नहीं रखता, तो इसको हम लोग गूगल ही करते हैं, ठीक है। आई गेस 1992, ठीक है, when HTML was invented। देखते हैं, 1991, यस, HTML फर्स्ट आया था 1991 में, ठीक है। तो HTML के बाद, HTML 1991 में आया, उसके 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद जाके फिर आया CSS। अभी आपको क्लियर आइडिया होगा कि HTML जब पहले था उसके अंदर कोई CSS नहीं होता था। एकदम बेसिक जो HTML के वेबसाइट्स होते हैं वो कभी CSS को अडेप्ट कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि तब CSS नाम का कुछ था ही नहीं, ठीक है। जो 1991 में जो वेबसाइट्स थे उसको आप लोग अगर थोड़ा सर्च करो गूगल में तो आप लोग देख पाओगे। तो मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कैसे दिखते थे वो वेबसाइट्स। एक सेकंड, ओके, अर्ली एज HTML वेबसाइट्स विदाउट CSS, ठीक है। जब पहले के कुछ वेबसाइट्स थे वो देखिए, ये है कुछ वेबसाइट्स जो HTML1 या फिर उससे अकॉर्डिंग किसी वर्जन में बनाया गया था। एक सेकंड देखते हैं, फोटो कहाँ गया यार, ये गूगल के अलग सोचने यार, मुझे समझ में नहीं आता। एक सेकंड, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग अगर थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करें, देखते हैं। एक सेकंड, कोई वेबसाइट अगर हो यहाँ पे, पोस्ट सम रियली सिंपल दैट गुड, रेडिट का एक पोस्ट है, देखते हैं ओपन करके। ओके, दिस इज नॉट रीचेबल, ओके, नहीं मिलेगा, चलिए छोड़ते हैं। चलिए इमेज में ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे दिखता है। तो हम लोग इसको जूम इन करते हैं थोड़ा। अरे जूम इन भी नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? CSS ट्रिक्स, ओके, वेबसाइट के अंदर इमेज है कहाँ, ये क्या बात हुई? स्कैम, वाओ, एक सेकंड देखते हैं, इसके अंदर भी नहीं होगा वेबसाइट ऑब्वियसली। अरे CSS ट्रिक्स, ओके, ये देखते हैं। विकिपीडिया, पहले जब विकिपीडिया कैसा दिखता था, देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं विकिपीडिया के, ठीक है। मतलब विकिपीडिया सबको पता है ना, एक एनसाइक्लोपीडिया है, फ्री एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें हम लोग कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो विकिपीडिया बहुत पुराना वेबसाइट है, ठीक है, ये बहुत पुराने एज से चला आ रहा है। तो विकिपीडिया पहले कुछ समय पहले, मतलब जब CSS नहीं था तब कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। देख लो आप लोग, ऐसे एक नाम होता था, फिर कुछ लैंग्वेजेस के नाम, उसके बाद ब्ला 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 सारे आर्टिकल्स वगैरह वगैरह। तो ये था पहले एज का विकिपीडिया, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर विकिपीडिया को सर्च करो, विकिपीडिया बहुत फेमस वेबसाइट है, PHP में बना है, ठीक है, ये वाला वेबसाइट, अभी देखो कैसा दिखता है। तो इसमें सारे CSS अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, जब CSS नहीं था तब कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। तो ये है सिंपल एग्जांपल CSS का, क्यों CSS हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि HTML जब आया था पहले तब CSS नहीं था, ठीक है, तब CSS यूज किया नहीं जाता था। तो अब हम लोग जस्ट HTML के स्टैटिक टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग एक वेबसाइट को डिजाइन करते, तब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कुछ भी, ठीक है। तब हैकिंग वैकिंग ऐसे चीजें एज सच नहीं होती थी। तब वेब बहुत अर्ली एज में, मतलब बहुत पहले पहले, मतलब फ्रेश था बहुत, ठीक है। तब बहुत लोग बहुत कुछ ट्राई करते थे वेब में, अभी तो बहुत सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट बनाना पड़ता है। तो तब के टाइम में वेबसाइट्स कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है। तब क्या करते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो CSS की मदद से हम लोग ऐसे वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो एक इसके बाद एक छोटा सा मीम है, मीम मतलब एक लाफिंग इमेज, ठीक है। इस मीम को आप लोग अगर समझ पाओ तो समझ जाओ कि मतलब मैं अगर कोई एडजस्टमेंट करूं मेरे वेबसाइट में CSS की मदद से, तो मेरा वेबसाइट कुछ ऐसा भी दिख सकता है, मतलब मेरी आंखें चश्मे के साथ नीचे आ गई है, ठीक है। तो CSS इतना ज्यादा क्रूशियल होता है, मतलब इसको बनाना जितना मुश्किल होता है, इसको बिगाड़ दो तो आपको ऐसी रिजल्ट्स भी मिल सकती हैं जहां पे आपका वेबसाइट पूरा ब्रेक डाउन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। पूरा नहीं, जहां पे आप एडिट करोगे उसी सेक्शन में आपका वो ब्रेक डाउन होगा। तो CSS को आप लोगों को बहुत समझ के यूज करना पड़ता है, मतलब कैसी चीजों को कहाँ यूज करना है वो आपको ध्यान में रखते हुए CSS यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक लाफिंग इमेज है, इसको सीरियसली कोई मत लेना। तो ये एक मीम था, ठीक है। तो अभी हम लोग असली टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। किसी ने कुछ लिखा है क्या, या फिर हैंड रेज कर रहे हैं? चलिए चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं। तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू यूज CSS, ये सबसे बढ़िया
चीज है, इसको आप लोग पहले समझ जाओ। हाउ मेनी वेज आर देयर टू यूज सीएसएस, मतलब कितनी तरह से हम लोग सीएसएस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स, आप लोग देख सकते हो ऑब्वियसली, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। रिपीट करो, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। 3 सीएसएस, मतलब जस्ट इसको यूज करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है, बट सीएसएस हमारा सीएसएस ही है, उसके अंदर हमें जो प्रॉपर्टीज मिलते हैं वो सारे सेम ही होंगे। बट जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे हम, मैं ये एग्जांपल प्रोवाइड करूं, एग्जांपल तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग, मैं ऐसे बताऊं कि सीएसएस एक्चुअली जो रॉ हमारा जो सीएसएस होता है वो सारे सेम होते हैं, मतलब उसके अंदर जो लॉजिक जो प्रॉपर्टीज हमें मिलते हैं वो सारे सेम होते हैं, वो आप लोग देखोगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन उसको यूज करने का, मतलब एचटीएमएल के साथ सीएसएस को यूज करने का 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, एक है इनलाइन, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो तीनों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बट मैं स्पॉइलर अलर्ट पहले दे दूं कि आप लोग जिंदगी में इस चीज को सबसे ज्यादा यूज करोगे, एक्सटर्नल सीएसएस। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस सबसे ज्यादा मैनेजेबल सीएसएस है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल नाम में ही पता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीज है। तो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग एक अलग से सीएसएस फाइल को बनाते हैं, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे आ गया, एक सेकंड, VS कोड में जैसे मैंने एक HTML index.html फाइल बनाया, एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है, इसमें हम लोग एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है style.css, ऐसे। ठीक है, ये कैसे बनाना है, क्या बनाना है, आपको शायद पता होगा, बट मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ऐसे ही एक अलग से सीएसएस फाइल बना के हम लोग इसमें सीएसएस लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ किसी ने कुछ बोला है, सर वेब डेवलपर एक्सटेंशन यूज करके कि सब सही दिखेगा। वेब डेवलपर एक्सटेंशन मतलब कौन सा वाला, कौन सा वाला एक्सटेंशन, वेब डेवलपर एक्सटेंशन? आई डोंट नो अबाउट दिस, अगर किसी को पता हो तो आप लोग रिसर्च कर सकते हो, आई डोंट नो। ओके, ठीक है संजय जी, आपके इस क्वेश्चन पे बाद में बात करते हैं। सीएसएस के भी बॉयलर प्लेट होता है क्या? नहीं, सीएसएस आपको स्क्रैच से लिखना पड़ता है कि कौन से पार्ट में आपको क्या लिखना है, वो एक बॉयलर प्लेट होता है, आप लोग कस्टम बना सकते हो, वो मैं सिखा दूंगा कैसे बनाना है, बट वो ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। आप लोग उसको खूब बहुत छोटा सा कोड होता है, उसको आप लोग बार बार लिखने में कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्नैप कर लेता हूँ साइड में, विंडो मैंने स्नैप किया, अभी हम लोग सीएसएस पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो मेथड हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग HTML के साथ सीएसएस को यूज कर पाए, उसका एक पहला मेथड है, वो है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, इनलाइन का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर कोई ट्रांसलेट करना चाहे, इनलाइन इस वर्ड का क्या मतलब होता है, मैं चैट में लिख देता हूं। इनलाइन इसका क्या मतलब होता है हिंदी में, एक बार मुझे बताइए। वन रो में, अच्छा, लाइन के अंदर वन लाइन, ओके, काइंड ऑफ ट्रू, ठीक है। इन लाइन का मतलब, अभी अगर मैं बताऊं कि एक ही लाइन में, ठीक है, यहाँ पे इन लाइन का मतलब है एक ही लाइन में, मतलब हम लोग जो सीएसएस यूज करेंगे वो एक ही लाइन में होगा, उसके अंदर ही सारे सीएसएस के प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है, टैग के अंदर। यस गौरव जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक ही लाइन में हम लोग जो सीएसएस लिखेंगे उसको बोलेंगे हम लोग इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस को यूज कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले इनलाइन सीएसएस पे आगे बढ़ते हैं, देखिए इनलाइन सीएसएस यहाँ पे लिखा हुआ है, inline css the css that we use as an attribute in html tags, ठीक है, क्या है, the css that we use as an attribute in html tags। तो ये मीम आप लोग समझ जाओ, द व्हाट मतलब आपको भी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए ये मीम ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। द css that we use मतलब जो css हम लोग यूज करते हैं एज एन एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट किस किस को पता है, एक बार मुझे बताइए चैट में, कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स आपने देखे हैं अभी तक, तो वो थोड़ा अगर लिख दो तो मुझे समझ में आ जाए कि एट्रीब्यूट्स आपको पता है, कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स आपने अभी तक देखे हैं जो HTML में हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, कैसे कैसे एट्रीब्यूट है, नाम लिखो थोड़ा। विद हाइट, ओके वेरी गुड। SRC, यस। और और कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स पढ़े हमने, href, ओके वेरी गुड गौरव जी। और और भी पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़े हैं हमने, जैसे एक और मैं बता दूं, ऑल्ट पढ़ा है मैंने, फिर हमने पढ़ा है टाइप, ठीक है, टाइप तो बहुत बार किया है यूज, ठीक है। फिर गौरव जी बोले TDTHTR, ये तो एट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये तो टैग्स है। हाइट विद, यस ऑल्ट, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल्स आपको पता है, ठीक है।
प्लेस होल्डर, यस, बहुत बढ़िया मनीष जी, प्लेस होल्डर, ठीक है। तो प्लेस होल्डर भी एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है, बहुत बढ़िया, तालिया। तो कितने सारे एट्रीब्यूट हमने पढ़े, बहुत सारे पढ़ लिए अभी तक। सीमा जी बोल रहे सर स्टाइल, स्टाइल तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्यों यूज करते हैं मैंने बताया था। किसी भी एक टैग का अगर आपको फंक्शनैलिटी इंप्रूव करना है, मतलब कोई टैग अगर एंकर टैग का एग्जांपल अगर मैं बताऊं, वो एक सिंपल टैग है जिसके अंदर हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो वो हमें कहीं रीडायरेक्ट करता है। कहाँ रीडायरेक्ट करता है, कहाँ रीडायरेक्ट करेगा, उसके लिए हमें उसके href में कुछ लिखना पड़ता है, कुछ यूआरएल देना पड़ता है। तो उसी को हम लोग एक एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसी एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग उस यूआरएल मतलब उस एंकर टैग को रिडायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक एट्रीब्यूट हर एक टैग में कॉमन होगा, मतलब जो स्टाइल जहां जहां आप अप्लाई करना चाहोगे वहां पे ये एट्रीब्यूट हमेशा कॉमन रहेगा। मतलब कोई ऐसा टैग नहीं है जहां पे ये आप यूज ना कर पाओ, ठीक है। उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या हुआ, उसका नाम हुआ स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, मैंने शायद एक और फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हम लोग आज सीएसएस पढ़ टैग हमने बना लिया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई एम ओइंदिल, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको ऐसे दिख रहा होगा आई एम ओइंदिल, ठीक है। अभी अगर मैं इस आई एम ओइंदिल के अंदर इसको सपोज मैं कोई स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। सॉरी, एक कॉल आया था ऑफिस से, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जो बता रहा था, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस हेडिंग टैग में कुछ स्टाइल ऐड करते हैं। चलिए, जो स्टाइल अभी मैं ऐड कर रहा हूँ आपको जस्ट देखना है कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। कैसे हम लोग इस H1 टैग में स्टाइल ऐड कर रहे हैं, उसको उसको नोटिस करना। आप क्या ऐड करना है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो H1 टैग के अंदर मैं पहले जो बता रहा था, एक एट्रीब्यूट बनाना है। क्या एट्रीब्यूट बनाना है? H1 टैग में किसी ने अभी तक एट्रीब्यूट देखा है? हैंड मतलब मुझे चैट में बताओ। H1 टैग में अभी तक किसी ने कोई एट्रीब्यूट नोटिस किया है जो हमने यूज किया हो अभी तक? यस और नो, चैट में लिखो तो जरा। नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि H1 टैग में डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, H1 टैग के अंदर एक नया एट्रीब्यूट बनाएंगे। क्या एट्रीब्यूट बनाएंगे? इसके अंदर हम लोग स्पेस देके लिखेंगे स्टाइल। देखिए, स्टाइल ये एट्रीब्यूट वैलिड है, इसीलिए VS कोड मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो अगर इस स्टाइल पे मैं क्लिक करूं, देखिए ये ऑटो कंप्लीट होकर कुछ ऐसा दिखेगा। हर एक एट्रीब्यूट इसके अंदर फंक्शनैलिटी डिफरेंट होता है, बट देखने में सारे एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे सिंटैक्स बोलते हैं हम लोग, लिखने में वो सारे सेम ही होते हैं। तो स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन। अब इस डबल कोटेशन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग इसके अंदर लिखते हैं हमारे CSS को। कौन से वाले CSS को? हम लोग लिखते हैं इनलाइन CSS को। इनलाइन CSS कैसे लिखना है? ये एक छोटा सा एग्जांपल है। आप लोगों को अगर ये PPT मिला होगा, यहाँ पे जाके आप लोग एग्जांपल्स फॉलो करो। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके अंदर, आप लोग यहाँ से जाके एग्जांपल्स देख के खुद भी कोड कर पाओगे।
ठीक है, तो मैं इसी को बनाऊंगा। तो H1 टैग देखो यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू, इसके अंदर कुछ अजीब सा कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे, बट ऐसे ही इसको बनाना है। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने ग्रुप में दे दिया था। ठीक है, उसके अंदर जाके आप लोग देख सकते हो पीपीटी को। तो स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कलर कोलन रेड सेमीकोलन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको लिख के देखते हैं कैसे होता है। तो मैं लिखता हूँ कलर। कलर लिख के अगर मैं एंटर करूं, VS कोड ऑब्वियसली मुझे सजेशन कर देगा अगर मेरा स्पेलिंग ठीक है। तो मैं कलर पे क्लिक करूंगा तो ये कलर ऐसे मुझे ऑटो कंप्लीट कर देगा। इस ऑटो कंप्लीशन के अंदर जो जैसे को ऐसे ही बनेगा। ठीक है, VS कोड अगर तो आपको ऐसे सेशन दिखेंगे कि कौन सा वाला कलर आपको दिख रहा होगा यहाँ। तो रेड लिखने के बाद अगर मैं कोड को सेव करूं, देखते हैं क्या होता है। टडा, वॉयला। ठीक है, मेरा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। मैंने कहां तक CSS लिखा है, एक सेकंड मैं अगर इसको ठीक से ओपन कर पाऊं। देखो मैंने कितना ज्यादा CSS लिखा है। स्टाइल इक्वल टू, ये एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैंने जस्ट इतना सा CSS लिखा है। इतने से CSS में मेरा एक टेक्स्ट पूरा का पूरा रेड हो गया। लाल है पूरा ठेला लाल है। ठीक है, डोंट माइंड ऑब्वियसली। तो ये है हमारा एक स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कोई भी स्टाइलिंग ऐसे इनलाइन के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बात, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यस, लाल है टैग वैल्यू को इंक्रीज करता है कि एक टेक्स्ट काम कर रहा है, तो उसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करके उसका जो पिंक पर्पल कुछ भी ऐसे बोलो, ये है एक RGB फॉर्मेट। इसको मैं अभी नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, बट रेड में रहे। ठीक है, समझ में आया संजय जी? आप लोग RGB, हेक्स, फिर आपका क्या आता है वो, HSL, ऐसे फॉर्मेट्स में आप लोग कलर ऐड कर सकते हो CSS में, वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। विदाउट सेमीकोलन ऐड करे वर्क करेगा, देख लेते हैं। नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ऐड वर्क करेगा, बट इसके बाजू में जो क्या बोलते हैं उसको, इसके बाद आप जो प्रॉपर्टी यूज करोगे वो काम नहीं करेगा। तो ये सेमीकोलन एक्चुअली में इसके बाद अगर कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ अलग से प्रॉपर्टीज ऐड करें तो उसके लिए हेल्प करता है। अगर इसको रिमूव कर दो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी आप एक्स्ट्रा लिखो, इनलाइन सीएसएस में ऐसा होता है, तो वो काम नहीं करेगा फिर। समझ में आया? इनलाइन सीएसएस ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी मैं दिखा देता हूं क्या है। वो प्रॉपर्टी है हमारा, सॉरी, वो प्रॉपर्टी का नाम है एक फॉन्ट साइज। मतलब किसी भी टेक्स्ट को, अच्छा फॉन्ट साइज दिखाने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर दिखा दूं। ठीक है, आप अगर चाहो तो ये बॉडी जो है, बॉडी टैग, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। मतलब ये मेरा अभी बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, चलिए कोई और कलर, पिंक कलर में देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और स्टाइल टैग अप्लाई करूंगा। इस स्टाइल टैग के अंदर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पे सजेशन में आ रहा है बैकग्राउंड कलर। क्लिक करूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा VS कोड मुझे। इसके अंदर हम लोग
ब्लू कलर में। तो दो प्रॉपर्टीज हमने सीखे, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। जैसे बैकग्राउंड कलर, ये एक प्रॉपर्टी है। बट एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग बनाएंगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटर्नल सीएसएस ही ज्यादा यूज किया जाता है। एवरीबॉडी समझ में आ गया कि नहीं? मुझे चैट में बताइए प्लीज। इनलाइन सीएसएस इतना ही है? नहीं, सीएसएस इतना नहीं है, इनलाइन सीएसएस इतना है। सीएसएस अभी तक खत्म नहीं हुआ, सीएसएस अभी शुरू हुआ है। बट ये मेथड है सीएसएस का, जिससे हम लोग एचटीएमएल के अंदर होमवर्क के हिसाब से कुछ देखना चाहते हो, होमवर्क अगर चाहते हो, आप प्रॉपर्टीज नहीं देखी है सीएसएस के अंदर, तो होमवर्क में एक काम करो, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये वाला एक बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी के अंदर बॉडी का कलर, और इसके अंदर आप लोग जितने मर्जी टेक्स्ट ऐड करो, जो आपका मन हो वैसे टेक्स्ट ऐड करो। ऐड करने के बाद हर एक टेक्स्ट का कलर डिफरेंट रखो। जैसे मैंने यहाँ पे आया मोइंदिल को रेड रखा है, इसके नीचे आपने कुछ और ऐड किया दिया, उसके कलर को और डिफरेंट रखो। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे टेक्स्ट ऐड करो इस बॉडी में। ऐड करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट खींचो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं वहां पे जाके देख लूंगा। ठीक है, सारे जो जो लोग कर रहे हो यहाँ पे क्लास, ठीक है, करोगे कि नहीं एक बार हैंडल्स करके मुझे बताइए सब लोग। कौन करेगा? ये सिंपल चीज है, इनलाइन सीएसएस समझ में ज्यादा आएगा इससे। तो जिन्होंने आइडिया दिया, थैंक यू काशिद जी, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ये सबको करना है, करने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहां पे जाके आपको वैलिडेट कर दूंगा कि ठीक है कि गलत है। क्लियर है? तो थोड़ा बातचीत करें अभी। सर इट वुड बी का जो कलर पे आया मुझे लिखा है, इसके नीचे आप कोई और टेक्स्ट ऐड करो, उसके अंदर उसका कलर चेंज करो। ठीक है, हर एक टेक्स्ट का कलर डिफरेंट रखो, तो उससे मैं समझ जाऊंगा इनलाइन सीएसएस में एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं है यूज करने में। ठीक है, कलर और बैकग्राउंड कलर, ये दो प्रॉपर्टीज से आपका ये काम हो जाएगा। सर जॉब के कुछ बता रहे थे या? तो वर्डप्रेस में आप पहले वर्डप्रेस सीखिए, मैं रिकमेंड करूंगा आपको। हमारे यहाँ हिंदी में वर्डप्रेस का क्लास होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, ऑफिस में मुझे पूछना पड़ेगा। बट अगर वर्डप्रेस का कोई क्लास होता है तो मैं बोलिए। से यस आई वांट टू लर्न वर्डप्रेस, गौरव जी बोल रहे हैं। या सीखिए, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया चीज है। बट वर्डप्रेस भी कोड में बना है, तो दैट्स ऑल। तो देखिए, अनिर्बान विश्वास नाम से एक ग्रुप का इनवाइट आया होगा।
into development part. Yes, obviously. I would recommend to make a roadmap about features, about the design, then move on with the development. That will be very helpful for you. It will not it will not give you headaches after some part of time. Okay, so it will be helpful for everyone. But you will have to adapt first that how you are building it and what you are building it. Okay, what you are building actually. So you have to know what will be your features, what will be the rest of the things you have to know, then move on with the design. For the WordPress use XAMPP for local host. हाँ ये यूज कर सकते हो XAMPP PHP का. Sir, I know Figma